गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 9 का लेक्चर 12 है। देखिए ये दो टॉपिक जो है वो आरबीएसई की बुक में नहीं है इसलिए, और जबकि सीबीएसई की बुक में है। वैसे तो कोर्स सेम ही है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जहाँ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। एल्फ्रेड वर्नर ने एक थ्योरी दी थी जिसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की नेचर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो थ्योरी क्या कहती है? वो थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं थी, लेकिन उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। तो जो वर्नर थ्योरी है वो वर्नर थ्योरी किस बारे में बताती है? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जिसमें एक मेटल है एक लिगेंड है, ये तो होना ही चाहिए, मस्ट है। और क्या है कि लिगेंड जो है वो डोनर है और मेटल जो है वो एक्सेप्टर है। ये भी एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या डेटिव बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वर्नर ने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। वर्नर का क्या स्टेटमेंट था? वर्नर ने किसी भी बॉन्डिंग में मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग थी उसमें उसने कहा कि 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल बॉन्ड बना रहा है ना, मेटल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि Ml4 बन रहा है, Ml6 बन रहा है, Ml5 बन रहा है, ये कोई भी कंपाउंड बन रहा है, मेटल और लिगेंड तो है ही, लेकिन आपने कितने सारे कंपाउंड पढ़े हैं, जैसे CONH3, SO4, Br, इस तरीके का कंपाउंड आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हो तो आप देखते हो कि मेटल जो है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है। यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में भी बॉन्डिंग हो रही है। ये लिगेंड है, लेकिन ये बाहर वाला क्या है? ये बाहर वाला लिगेंड नहीं है, ये बाहर वाला आयन है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जब हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। मेटल के पास कितने टाइप की वैलेंसी है? 2 टाइप की वैलेंसी है। एक प्राइमरी वैलेंसी है, एक सेकेंडरी वैलेंसी है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी देखिए, पहले मैं आपको ये यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बता रही हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज आयोनाइजेबल, यानी वो आयोनाइज हो जाती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। पहले तो आप इसको समझो, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, लेकिन हम इसको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम इसको समझ जाएंगे कि प्राइमरी वैलेंसी तो आयोनाइजेबल है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इट टेल्स अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से द चार्ज ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा और मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको एक्सप्लेन करेगी, जबकि ये किस चीज को एक्सप्लेन करेगी? इट टेल्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगी। थर्ड डिफरेंस है इट सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड्स एंड इट सेटिस्फाइड बाय एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड एंड समटाइम मे बी पॉजिटिव। और फोर्थ क्या है? फोर्थ डिफरेंस है कि इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि ये कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। इट इज डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ? देखो वर्नर ने क्या किया, अभी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने सबसे पहले कोबाल्ट लिया, उसके क्लोराइड के साथ कोबाल्ट क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना, मतलब एक नॉर्मल कंपाउंड बना लिया। ये कंपाउंड तो कैसा है? एक नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड को उसने अमोनिया के साथ एक एडिशन कंपाउंड बनाया। मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया है और आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द एडिशन कंपाउंड्स। एडिशनल कंपाउंड है। एडिशनल का मतलब 2 चीजें जुड़ रही हैं इसमें। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वर्नर ने क्या किया? कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड को
अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए उसने, ठीक है, अलग अलग रेशो में कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उस कॉम्प्लेक्स में उसने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स में उसने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद उसने देखा, मैं आपको 3 एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि बर्नर की थ्योरी में है, कि यहाँ पर तो कितना प्रेसिपिटेट बना, यदि सिल्वर नाइट्रेट डालोगे और यदि किसी चीज में क्लोराइड है तो किस चीज का प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये तो आपको आना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो तीनों में डालो तो तीनों में सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पर तो जो सिल्वर क्लोराइड बने वो 3 मोल बने, यहाँ पर 2 मोल बने, यहाँ पर 1 मोल बना, ठीक है। तो वर्नर ने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसने अपना सोचने के प्रोसेस को सोचा कि यदि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्लोराइड आयन कितने हैं, 3, इसमें 2 है और इसमें 1 है, इसका मतलब यदि क्लोराइड आयन यहाँ पर 3 बन रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स वाकई में कैसे बना, इसको देखकर तो हम बता ही नहीं सकते कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना। वाकई में ये कॉम्प्लेक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैंने कैसे लिखा, कोबाल्ट मतलब हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है, Cl3। आप देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बना, ऐसे बना। यदि कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा तभी क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, 3 क्लोराइड आयन बनेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 क्लोराइड के आयन मिले, 2 क्लोराइड का मतलब 2 क्लोराइड मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आयनाइजेशन, Cl2 क्या होगा, आयनिक काउंटर आयन में आएगा, आयनिक स्फीयर में आएगा, ठीक है। तो Cl2 यहाँ आ गया, और CuCl3 4 अमोनिया के साथ उसने देखा कि 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, इसका मतलब 1 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें Cl कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अभी अब आपको ये क्लियर नहीं होगा, अब आप देखो यहाँ पर कैसे, एक कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए ये वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अब इस कंपाउंड को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। कंपाउंड है, कंपाउंड में एक मेटल है, वो आप पहचान में आ रही है। अब आपके पास लिगेंड है, प्राइमरी वैलेंसी तो कौन सी है, जो आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल का मतलब कभी भी आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज करते हैं तो ये आयनाइज नहीं होता, हमेशा ये आयनाइज होता है, स्क्वायर से टूटता है। ये मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात होती है कि ये वाले आयन जो है वो अपनी आइडेंटिटी, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, इसमें से लिगेंड कभी भी सेपरेट आउट नहीं होगा, ना ही मेटल सेपरेट होगा, यहाँ से आयनाइज होगा। तो यहाँ से भी ब्रेकिंग हो रही है, तो यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी, यानी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर जो आएगी, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब पहली बात तो ये आयनाइजेबल है। ये किस चीज को बता रही है, ये इस चीज को बता रही है कि ये प्राइमरी वैलेंसी को बता रही है। समझ में आ रहा है, ये आयनाइजेबल है, जबकि अंदर वाली जो वैलेंसी है ये नॉन आयनाइजेबल है। अमोनिया कभी भी, अमीन के जो मॉलिक्यूल्स लिगेंड जो है वो कभी भी सेपरेट आउट नहीं होंगे। दूसरा, ये किस चीज को बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बताती है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप यहीं से निकाल पाओगे ना, यहाँ से तो निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकालोगे, जब ये यहाँ से आयनाइज होगी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, मान लो यहाँ से टूटेगी तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो यही हो जाएगा, यदि अंदर और तरीके के लिगेंड है तो आप निकाल लोगे। तो प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को बता रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बता रही है, या मेटल के चार्ज को बता रही है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट वो कहता है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, ये केवल एनायन, आयनाइजेबल। जब आप आयनाइजेशन करेंगे तो बाहर जो आयन, बाहर हमेशा नेगेटिव आयन ही होगा, आगे पॉजिटिव होगा पीछे नेगेटिव होगा, तो ऑलवेज पीछे की साइड जो आयन होगा या लिगेंड होगा वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे सेटिस्फाई होती है, एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होती है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट वो कह रहा है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। इससे हमें ये पता नहीं पड़ रहा कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी का अब आप आइए, सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है, नॉन आयनाइजेबल। ये वाली वैलेंसी जो यहाँ पर मेटल जिससे जुड़ा हुआ है वो वैलेंसी कैसी है, नॉन आयनाइजेबल, वो आयनाइज कभी भी नहीं होगी। दूसरा, वो किस चीज को बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रही है। मेटल यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 5 है तो टेट्रा ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, 4 है तो टेट्रागोनल मतलब टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रही है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही हमें पता पड़ा उसकी ज्योमेट्री डिफाइन हो गई। ज्योमेट्री डिफाइन हो गई ना, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा और कोई चांस ही नहीं हो सकता, 4 है तो टेट्राहेड्रल ही होगा और कोई चांस ही नहीं हो सकता। तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर पता पड़ा ज्योमेट्री डिफाइन हो गई कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, क्लियर। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे डिफाइन हो रही है, या तो एनायनिक से या न्यूट्रल। अंदर तो कैसे आयन हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा नहीं है, बट वेरी रेयर। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई हो रही है, एंड समटाइम इट मे बी पॉजिटिव। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बॉन्ड जो है वो कैसे है, डायरेक्शनल है। डायरेक्शन का मतलब यही तो बता रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब ये ज्योमेट्री यदि डिफाइन हो रही है कि इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ज्योमेट्री डिफाइन हो रही है, मान लीजिए कि बॉन्डिंग ऐसे होगी, तो ज्योमेट्री डिफाइन होने का मतलब डायरेक्शन पता पड़ रही है ना, बॉन्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि कैसा बनेगा, तो ये डायरेक्शनल होगी। अंदर वाले से यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफाइन होते ही ज्योमेट्री डिफाइन हो गई, और ज्योमेट्री डिफाइन हुई इसका मतलब बॉन्डिंग कैसी है, डायरेक्शनल है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। तो क्लियर हो गया आपको चारों पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहाँ पर आपको ये पता पड़ गया कि यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, यहाँ पर 1 क्लोराइड आयन बन रहे हैं। अब आप इसको आयनाइज करेंगे, तो इसको आयनाइज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बनेंगे, 3 क्लोराइड के और एक ही पूरा कॉम्प्लेक्स, टोटल नंबर 4 बनेंगे। यहाँ पर 3 बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन्स निकाल लोगे आप। कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो आपको टोटल नंबर ऑफ आयन्स तो निकालना ही आना चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं निकालना आया तो आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है इसमें हमने ग्लूकोज डाल रखा है, और एक सॉल्यूशन है इसमें हमने NaCl डाल रखा है। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक में NaCl डाल रखा है, एक में ग्लूकोज डाल रखा है, और आपसे पूछा कि विच सॉल्यूशन इज मोर कंडक्टिव, बताइए कौन सा वाला होगा, ये होगा, क्योंकि ग्लूकोज का तो आयनाइजेशन ही नहीं होता, जबकि NaCl का आयनाइजेशन होगा, और NaCl का आयनाइजेशन होगा तो कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बनेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो तीनों सॉल्यूशंस में से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा तो 4, 3 and 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 3, 4 कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो जो वर्नर थ्योरी है, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वर्नर ने क्या किया था, क्योंकि काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि वर्नर थ्योरी जो है वो प्रॉपर समझ में नहीं आई है, तो मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि मैंने अभी तक ये आपको पढ़ाई नहीं थी। अब नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए, जैसे हमने पढ़ा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यदि आयरन का पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, Mn2CO का होल 10, ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड क्या है, कार्बोनिल है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखो, आपको पता है, कितनी बार बताया कि मेटल और लिगेंड में लिगेंड डोनर है और मेटल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो मेटल और कार्बोनिल में क्या हो गया, कार्बोनिल लिगेंड हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को क्या करेगा, देगा, डोनेट करेगा। तो ये दे रहा है और ये ले रहा है। ठीक है, तो जब ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी जब तो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, फिल्ड, आप ऐसे मान लो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड filled orbitals, vacant orbitals of metal and filled orbitals of ligand। यानी लिगैंड के ऑर्बिटल तो कैसे है, फिल्ड है, भरे हुए हैं, तभी तो लिगैंड देगा। यानी लिगैंड के पास फिल्ड ऑर्बिटल और भी कैसे, लोन पेयर। समझ में आ रहा है, लिगैंड के लोन पेयर और मेटल के पास खाली लेने के लिए है, मेटल के पास खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल लेने के लिए है, इसके पास देने के लिए है, इसने इसको
दिया, क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? तो एक बॉन्ड तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है, जब यहाँ पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, मेटल के पास खाली ऑर्बिटल था तो इसको मिल गए, अब इसको मिल गए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, एक दूसरा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में, ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड के कौन से वाले ऑर्बिटल, भाई सिंपल सी बॉन्डिंग हो रही है, लिगेंड जो है वो मेटल को दे रहा है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बन गया सिग्मा। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसके जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसको, लिगेंड को। लिगेंड के कौन से वाले ऑर्बिटल्स को, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स को देते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स को देते हैं। फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो दो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये एक खास कैरेक्टर है। ये दोनों बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है, सिनर्जिक मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनर्जिक मैकेनिज्म। सिनर्जिक मैकेनिज्म का मतलब इसमें दोनों बॉन्ड एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पाई सिग्मा की बढ़ाता है। सिग्मा बना तो सिग्मा ने इसको दिया तो पाई को मजबूत कर दिया, पाई बना तो इसने सिग्मा को दे दिया। तो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स जो है ये किस टाइप के हैं, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग को शो करते हैं। इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसके डी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल शेप होते हैं, ठीक है। इसके डी ऑर्बिटल कैसे हैं, फील्ड है, और इसके कैसे हैं, वैकेंट है। और कौन से वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज पाई बॉन्डिंग। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन। तो ये आपका कार्बोनिल लिगेंड है, ये पहले यहाँ से दे रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इसके फील्ड डी ऑर्बिटल्स, इसके वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपकी बॉन्डिंग हो गई एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।